हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया और आज इस वीडियो में अपन जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है डी एंड एफ ब्लॉक इन वन शॉट। सारी की सारी एक्सेप्शंस को कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कवर करने वाले हैं। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो डी ब्लॉक की बात करूँगा एंड देन एफ ब्लॉक पे आ जाऊँगा। क्लियर है? तो अपन सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिंपली डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या इस पे सवाल आएगा? हाँ यार, एक एक्सेप्शन है वो बताना है। n-1 d 1 से 10 एंड ns 1 to 2। एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक है तो छोटी छोटी बातें जो हट के बातें हैं उनके बारे में लिखते हैं। पैलेडियम विद एटॉमिक नंबर 46, क्रिप्टन 4d10 5s0। ये इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो नहीं करता। ये मैंने जो 3D सीरीज़ लिख रखी है, कौन सी है? 3D सीरीज़। इसके एलिमेंट्स आपको याद करने ही करने हैं। कैसे याद करेंगे? सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे। दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। पूरी सीरीज़ याद कर लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये क्या है? उनके एटॉमिक नंबर फ्रॉम 21 to 30। इंपॉर्टेंट है, याद भी करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस 3D सीरीज से ही बनते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज़ एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ के बारे में क्या ख्याल है? देखें, यहाँ मैं जो लिखूँगा वो लिखूँगा रेडियस और एक्स एक्सिस पे लिखूँगा एटॉमिक नंबर। ट्रेंड कुछ ऐसा रहेगा, 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा ट्रेंड रहता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन से एलिमेंट्स का क्या है। इन जनरल लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या डिक्रीज़ होता है? साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर डिक्रीज़ भी है, कांस्टेंट भी और इंक्रीज़ भी। स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक लगभग साइज़ डिक्रीज़ करता है। मैंगनीज से लेकर लगभग साइज़ निकल तक कांस्टेंट रहता है और फिर बाद में इंक्रीज़ करता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो साइज़ है आपको इंक्रीज़ करता मिलेगा। मैंगनीज तक यहाँ तक साइज़ लगभग कांस्टेंट रहेगा और यहाँ तक क्रोमियम तक डिक्रीज़ करेगा साइज़। ये एक ट्रेंड है जो आपको दिमाग में भी रखना है। सबसे पहली चीज़ 3D सीरीज़ के अंदर। अब देखो मैं छोटी सी 3D सीरीज़ बना देता हूँ। स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम, यहाँ पर आएगा टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, एलिमेंट्स आएंगे नज़र, और लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। अब ध्यान से देखें, ये 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ और ये 5D सीरीज़। जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो इन एलिमेंट्स के बीच है। आफ्टर लेंथनम स्टार्ट होता है। इन एलिमेंट्स के बीच आपको क्या देखने को मिलेगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें होता क्या है? इसमें रेडियस ऑफ 4D सीरीज़ लगभग बराबर ऑब्जर्व होता है रेडियस ऑफ 5D सीरीज़। क्लियर है? इनके बारे में सर आपने इसको बॉक्स में क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर लेंथनम स्टार्ट होता है। यानी ये क्या है? टॉप टू बॉटम जाने पर साइज़ इंक्रीज़ करता है और ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं। स्कैंडियम, यट्रियम एंड लेंथनम, साइज़ इंक्रीजेज। मैं वहीं अगला एलिमेंट ले लेता। यहाँ पर कौन सा? टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। इनका ऑर्डर कैसे लिखते? टाइटेनियम का सबसे कम और जिरकोनियम और हॉफनियम का लगभग साइज़ बराबर। और ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है कि 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स का साइज़ बराबर रहता है। इस पे आपको क्वेश्चन बनता है तो अब आपको सही भी करना है। आइए अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, विच इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं डिटेल में विद एक्सेप्शंस कंप्लीट करवाता चलूँगा, लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, इवन उससे बेटर कंटेंट। मैं पहले ऑर्डर लिख देता हूँ, देखना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सिर्फ एक दो जगह आपको अब्रप्ट ऑर्डर देखने को मिलेगा। दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा फील आए। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट में दिक्कत है। कॉपर और जिंक, कोबाल्ट और निकल में थोड़ी सी दिक्कत है और बाकी नॉर्मल ट्रेंड्स। लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ डिक्रीज़ करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, बट टाइटेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी वेनेडियम से।
मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आयरन और निकल वाले में भी एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्या हमें ये डाटा याद रखना है? नहीं। क्या हमें ऑर्डर याद रखना है? नॉर्मल आप याद रखें कि लेफ्ट राइट जाने पर डिक्रीज़ करता है, बट कहाँ दिक्कत आएगी? टाइटेनियम वेनेडियम में, आयरन कोबाल्ट निकल में। आप इन जनरल वैसे खुद से भी लिख सकते हैं। देखो, रेडियस ऑफ कॉपर और जिंक में किसका रेडियस ज़्यादा था? जिंक का। अब मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूँ, IE1। कन्फिग्रेशन लिखो 3D10 4s1, इनका 3D10 4s2। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी? जिंक से, फुल्ली फिल्ड। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा? जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा, रेडियस भी ज़्यादा। ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अब थोड़ी सी दूसरी तरह की बातें देखो। ये तो एक पीरियड में बात की। अलॉन्ग ग्रुप आओ। ग्रुप में देखो एक्सेप्शंस लिखवा दूंगा अभी सारी। ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसा रहेगा 5D 3D 4D जनरली। सर एक्सेप्शंस बिल्कुल, जो ज़रा हटके बातें हैं वो लिखते चलो अब आप। जहाँ से सवाल बन सकता है क्या है? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, और अगला एक्सेप्शन आएगा क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, यानी ये वाला ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं ये एलिमेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। देखो, वन शॉट में अपन सारी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो इंपॉर्टेंट है। इन जनरल 3D सीरीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा होता है, फिर डिक्रीज़ करता है, और डिक्रीज़ भी डिप कहाँ पे ऑब्टेंड होती है? आपको डिप मैंगनीज पर ऑब्टेंड होगी। ये डाटा वाइज है, टेबल है, NCERT से ली है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ किया, बट क्रोमियम और मैंगनीज में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ किया, फिर वापस इंक्रीज़, और मतलब इन जनरल फिर बाद में थोड़ा बहुत डिक्रीज़ ही करता रहता है। बट सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मैंगनीज का देखने को मिलता है, डिप ऑब्टेंड होती है। इन जनरल सबसे कम तो आपको यहाँ कॉपर का ही देखने को मिलेगा, जो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। बट ये है कि जो सवाल बनता है ये बनता है कि क्रोमियम और मैग्नीशियम में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा? मैंगनीज का। वो सॉरी, ज़्यादा किसका? क्रोमियम का। कम किसका? मैंगनीज का। इसी तरह आयरन और मैंगनीज में किसका ज़्यादा? आयरन का। क्लियर है? अब जो बातें बनती हैं वो क्या है कि अलॉन्ग द पीरियड, तो अभी हमने देखा। अलॉन्ग द ग्रुप देखो, अब अलॉन्ग द ग्रुप में क्या नज़ारा रहता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है मेल्टिंग पॉइंट, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये 3D सीरीज, ये 3D 4D 5D, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। क्या कोई एक्सेप्शन है? हाँ यार, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और कुछ उल्टे फुल्टे ऑर्डर ना आए तो मज़ा नहीं आता ना। सुनना, जिंक, कैडमियम, मरकरी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करना चाहिए था बट इंक्रीज़ करता है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करना चाहिए था बट डिक्रीज़ करता है, क्योंकि मरकरी का तो फिजिकल स्टेट ही लिक्विड है यार, फिजिकल स्टेट ही अलग मिलता है। पहला एक्सेप्शन। दूसरा, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, दूसरी एक्सेप्शन। दिमाग में फिट कर लो, चीज़ें आएंगी, गलत मत करना। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा कर रहा हूँ। जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है वो उनकी मोस्ट कॉमन है। +4 +5 +3 +6 +2 +7 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +2। हाँ सर, ये तो पता लग गया। इनमें काम की बातें क्या हैं? अब आप एक चीज़ देखो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या देखने को मिल रही है? लिखो इस चीज़ को। अभी तक तो दिख भी क्या होगा? इन 3D सीरीज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और जबकि स्कैंडियम कैसी दिखाता है? +3। स्कैंडियम ही +3 दिखाता है, बाकी सब क्या है? +2। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा? ये ऐसे लिख देता हूँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट is shown by any transition metal is +8। +8 ही दिखाता है, वो भी कौन दिखाता है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड मिलता है OsO4 के अंदर, यही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा होता है। अब यहाँ पर आना, अब जो बातें मैं लिखवाने जा रहा हूँ ना, यूँ मान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इससे पहले चलो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात और लिखो यहाँ पर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट
are more stable in heavier ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी जिनका वेट बढ़ता जाएगा, हैवियर एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहेगी। यानी हम 3D से 4D से 5D सीरीज़ की तरफ जाएंगे तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more stable, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सुनना, अब जो बात बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 5th, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज भी बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले इस कॉन्सेप्ट में गोली दे देते हैं, मतलब ठीक है यार ऐसा होगा। आज आप यहाँ पर सत्य जानेंगे, पूरे चैप्टर में सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही ये है जिसको समझना है, सीखना है, क्योंकि आप बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं 2 बातें लिखवाना चाहूँगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑर्डर में बताना चाहूँगा, निकल +2 वाला ज़्यादा स्टेबल है प्लेटिनम +2 वाले से, बट वहीं बात +4 वाले की हो तो प्लेटिनम वाला ज़्यादा स्टेबल आता है। अगेन ये वाली बात डाटा वाइज है, ठीक है। मैं आपको एक गोल्डन रूल लिखवाता हूँ, फिर आप क्वेश्चन करना। अगले 5 मिनट मेरे को दे दो बस, आप सवाल को बना पाएंगे। लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, that is more negative the standard reduction potential of electrode, more stable is the oxidation state, उतनी ही ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लिख लो, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मेरी बातें सुनना, अब जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से ये सुनते जाना, सत्य मानते हुए। 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की चर्चा करने जा रहा हूँ। कौन कौन से? वही टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब इनका कुछ डाटा लिख रहा हूँ मैं। E0 डाटा लिख रहा हूँ मेटल से मेटल 2+ का, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला डाटा लिख रहा हूँ मैं। डाटा लिखता जा रहा हूँ, एक बार डाटा मैं लिख देता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा क्या है ये, क्यों लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्टैंडर्ड पोटेंशियल से 1.18, आयरन का लिख देते हैं 0.44, कोबाल्ट का 0.28, निकल का 0.25, ये -0.34, ये 0.76। इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सेप्ट कॉपर के अलावा सारे डाटा पॉजिटिव हैं। हाँ लिखो इस चीज़ को, एक्सेप्ट कॉपर ऑल हैव पॉजिटिव वैल्यूज़। इसका मतलब क्या है? मतलब समझो, फील लो। कॉपर से कॉपर 2+ जाने के लिए E0 का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। कॉपर से कॉपर 2+ जाने के लिए E0 का वैल्यू नेगेटिव है, तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा G0 क्या होता है? -NF E0 ऑफ सेल। सर ये तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी जाना नहीं चाह रहा, बाकी खुशी खुशी जाएंगे, ये नहीं जाना चाह रहा। जब ही तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन होती है भैया, याद आया? अब इस चीज़ को दोबारा कैसे देखेंगे? अब सुनना, एक डाटा और लिखता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा और फील आएगा। एक बार बस मैं लिख दूँ, फिर आपको क्वेश्चन में करवा दूंगा, फिर आपको फील आ जाएगा। Mn से Mn3+ वाला डाटा लिखो। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख रहा हूँ। अब की बार डाटा कौन सा है? E0 Mn2+ से Mn3+ का ऑक्सीडेशन, +2 से +3 वाला, +2 से +3 वाला डाटा लिख देता हूँ। 0.37, 0.26, 0.41, -1.57, ये भी माइनस है 0.77, और ये लगभग 1.97। फील लेना। अब आप मेरे साथ सिर्फ फील लेंगे। कैसे? अब सुनना, एक ही बार में चीज़ों को क्लैरिटी आ जाएगा। क्या मैं ऐसा बोलूँ इन तीनों एलिमेंट्स के लिए E0 वैल्यू पॉजिटिव है? क्या Mn2+ से Mn3+ में जाना चाहेंगे? सर E0 वाला डाटा पॉजिटिव, यानी डेल्टा G0 क्या है? नेगेटिव, यानी स्पॉन्टेनियस, +3 में रहना चाहेगा खुशी खुशी।
इन तीनों की बात करें तो ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है, तो M2+ से M3+ में कन्वर्ट होना चाहेंगे? नहीं। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा? +2 में। और ये किस में? +3 में। दोबारा सोचो क्या बोला, ई नॉट वाला चीज़ पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। किस किस के लिए? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। बट बाकी तीनों मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट के लिए क्या है? नेगेटिव है, तो जाना नहीं चाहेंगे। किस में रहना चाहेंगे? +2 में रहना चाहेंगे। देखो Mn2+, हाँ आयरन 2+ अच्छा है, कोबाल्ट 2+ अच्छा है, ठीक है। ये बात आपको फील आया। अब आप मेरे एक छोटे से सवाल का आंसर कर दो। मैं आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछना चाह रहा हूँ। क्रोमियम 3+ का, आयरन 3+ का और Mn3+ का सबसे बेहतरीन कौन? सबसे बेहतरीन सोचो 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 सर। जिसके लिए ई नॉट वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव, किसके लिए पॉजिटिव है? क्रोमियम। सबसे पहले क्रोमियम लगा दो। अब आयरन और मैंगनीज़ में किसको देखेंगे? आयरन और मैंगनीज़ में आप मुझे बता दीजिए डाटा। आयरन और मैंगनीज़ में आप डाटा मुझे बता दीजिए। सर आयरन और मैंगनीज़ में हम आयरन को बोलेंगे और फिर मैंगनीज़ को बोलेंगे। रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से Mn2 से Mn3+ जाने के लिए ई नॉट वैल्यू है -1.57, तो डेल्टा जी नॉट बाई NF कितना होगा? क्या 1.57 होगा? और आयरन वाले के लिए आयरन 2+ से आयरन 3+ जाना, ई नॉट वैल्यू है -0.77, तो डेल्टा जी नॉट बाई NF कितना होगा? 0.77। अब सोच के बताओ, पॉजिटिव में ये ज़्यादा है डेल्टा जी नॉट, इसका स्पॉन्टेनिटी बेकार है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तो रहना ही नहीं चाहेगा +3 में। कौन रिलेटिवली अच्छा रहेगा? Fe3+ वाला। तो क्या हमारे ऑर्डर देखने में आपको दिक्कत? क्या हमारे ऑर्डर देखने में आपको किसी को दिक्कत? यानी कि सर आप ऐसा लिख सकते हैं, क्रोमियम 3+ में रहना चाहेगा, आयरन किस में रहना चाहेगा? आयरन 2+ में रहना चाहेगा, मैंगनीज भी 2+ में रहना पसंद करेगा। यदि आपसे कोई ऐसा ऑर्डर पूछ लेता तो आप खुले में लिख देते। आप ऐसे सवालों को कभी गलत नहीं करेंगे यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को दिलो दिमाग में बैठा लिया है तो। दिलो दिमाग में छा जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। सर बच्चों वाली चीज़ें हो गई हैं, पूछ लें अब, देख लें कितने बच्चों वाली चीज़ आप समझ गए हो। अरे सर हम कौन सा डालते हैं, पूछो। आप मुझे बताना कि मैंगनीज से मैंगनीज 2+ जाने चाहेगा या नहीं चाहेगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी? सोचो सोचो। सर +2 वाला देखो, मैंगनीज का ये वाला डाटा क्या है? पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है यानी रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस, यानी जाना चाहेगा। क्या आप चीज़ों को सीख गए हैं? क्या आप चीज़ों को सीख गए हैं? आइए अब इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। टिंग टिंग टिंग। अब सुनना, मेटल हैलाइड्स की मैं बात करता हूँ। मेटल हैलाइड्स की, उसमें सबसे पहले मैं फ्लोरीन की बात कर लेता हूँ। फ्लोरीन जो है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है आपको, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड बनाना पसंद करता है। और वेनेडियम के साथ VF5 बनाएगा, वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड। क्रोमियम के साथ CrF6, बट मैंगनीज के साथ MnF4 बनाता है। सर Mn तो +7 में मिलता है, हाँ हाँ, बट MnF7 नहीं बनता। क्या बनता है फिर? MnO3F बनता है, मैंगनीज फ्लोराइड ट्राईऑक्साइड। MnF7 नहीं बनता। इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, कभी कोई एग्जाम में पूछ ले। डबल बॉन्डो F, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नाम क्या है? मैंगनीज फ्लोराइड ट्राईऑक्साइड। वेनेडियम VF5 बनाएगा, इकलौता कंपाउंड फ्लोरीन के साथ +5 में। क्रोमियम F6 वाला बनाएगा। क्लियर है? ये तो रही अपनी किसकी बातें, यहाँ पर मेटल के हैलाइड्स में फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस। अब क्लोरीन वाली चीज़ें देखो, मैं 2 रिएक्शंस लिखता हूँ आपके लिए। VCl5 की वाटर के साथ रिएक्शन, कंपाउंड बनता है VOCl3 + HCl। रिएक्शन को बैलेंस हो तो बाद में आप करते रहना, कर ही देते हैं, 2 लिख देते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। VCl5 की वाटर के साथ एक और रिएक्शन, कंपाउंड बनता है VO2Cl + 4 मोल्स ऑफ HCl। क्या है ये? मतलब ये इनकम्प्लीट है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे प्रोडक्ट जो मिलता है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर आपको क्या मिलेगा? VO2Cl, ऑक्सीकेटाइंस मिल रहे हैं वेनेडियम का। और ये वाली रिएक्शन जेई की पूछी हुई सवाल है, जेई एडवांस का पूछा हुआ रिएक्शन है ये वाला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा सर एक और बेहतरीन चीज़ दिखाऊं, दिल एकदम शानदार आनंद आ जाएगा। क्रोमियम की कुछ ऑक्साइड्स लिख देते हैं, CrO, Cr2O3 एंड CrO3।
मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर रहेगा, बेसिक, कहीं भी एम्फोटेरिक ना हो जाए। हाँ ये रहा Cr2O3 एम्फोटेरिक। अब एक बहुत अजीब सी बात सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा, मैं इसको एसिडिक लिख रहा हूँ। सर मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, हाँ रेयर ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक रहेंगे, बट ये वाला क्या है, एसिडिक। इन्हीं का साथ देने के लिए एक और ऑक्साइड आ रहा है Mn2O7। Mn2O7 भी एसिडिक रहेगा, Cr3 भी एसिडिक रहेगा, बट Cr2O3 क्या है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक की इस लाइन में एक ऑक्साइड मैं बताना चाहूँगा आपको, V2O5 विच इज़ एम्फोटेरिक। ये कैसा है, एम्फोटेरिक है। अब इसकी खास बातें सुनना, बड़ा मज़ेदार है ये। दो रिएक्शंस करता है ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। एसिडिक में और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कैसे कैसे कंपाउंड्स बनाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बनाता है VO2 प्लस और ये बनाता है VO4 3 माइनस। याद कैसे रखें, अरे यार तुम अनिरुद्ध वाले से बढ़ रहे हो, फिर याद की बातें करते हो। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 +5 +5। अरे हाँ सर ये तो जुगाड़ पता है, बट हमें कैसे पता लगेगा कि एसिडिक में कौन बेसिक में कौन, ये तो कैटायन और अनायन है। बात तो आपका बहुत सही है, चलो एक और जुगाड़ सुन लो फिर। अब मान लो एसिडिक सॉल्यूशन होता तो H+ की याद आती क्या, एसिडिक सॉल्यूशन होता तो क्या H+ की याद आती, हाँ हाँ बिल्कुल आती। H+, यानी यहाँ पर अभी प्लस वाला यानी कैटायन, यानी कैटायन की याद आती, तो एसिडिक सॉल्यूशन में कैटायन बनाना है। बेसिक होता तो, अरे बेसिक होता तो OH- की याद आती, OH- की याद आती तो किसकी याद आती, अनायन की याद आती, तो VO4 3 अनायन बना देना। यार इतना तो आप कर ही लोगे अब। अरे यहाँ सर याद आ गया, बहुत ही बेहतरीन। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, याद रखना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली कलर्ड मिलेंगे, और कलर किसके कारण है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी D1 से 9 मिलना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कलर्ड मिलेगा। क्लियर है। अगली चीज़, वन ऑफ द रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न जहाँ देखो D0 कन्फिग्रेशन है वो कलरलेस, D0 कलरलेस। ये सारे कलर्स क्या हमें याद करने हैं, नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्या आप यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेंगे, छोटा मोटा सवाल आया तो। ये तो 11th में पढ़े होंगे, μ×μ+2 बोहर मैग्नेटॉन, सॉरी N×N+2 म्यू निकालने के लिए। N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखते हुए आप क्या बता देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेईई मेंस में यहाँ से सवाल आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना। आयरन जो कैटलिस्ट है वो हेबर्स प्रोसेस में काम आता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। प्लेटिनम ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। निकल हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, फेंटॉन्स रिएजेंट है ये, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा देता है एल्डिहाइड में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर डिहाइड्रोजनेशन, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग FeCl3 फॉर मेकिंग CCl4 फ्रॉम CH2 एंड Cl2। प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम ऑक्साइड, एडम्स कैटलिस्ट यूज फॉर रिडक्शंस। इन कैटलिस्ट का नाम याद रखना, कौन से प्रोसेस में क्या यूज़ होता है, यार बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ यार, गलत मत करना, बुरा लग जाएगी, सवाल आया बहुत गलत बात होगी। अब जो मैं बात स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यूँ मान लेना कि 50% चैप्टर एक तरह से कंप्लीट हुआ। अब दो कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जान है पूरे चैप्टर की, हर बार सवाल आता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट। सबसे पहले तो पोटाशियम डाइक्रोमेट से मिलते हैं, दैट इज़ K2Cr2O7। मिलते मिलते थोड़े से देख लो, इनके दो अनायंस हैं, क्रोमेट आयन CrO4 2-, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-। मज़ा आएगा भी आपको देखना। सबसे पहले तो इनका कलर याद कर लो, क्रोमेट आयन येलो जैसा कलर का दिखा रखा है, देखो ये ऑरेंज दिखा रखा है तो इसका कलर ऑरेंज। क्लियर। अब सर ये दो रिएक्शंस क्यों लिख रखी हैं, अजीब सी हैं। अरे एक ही मिनट का कमाल है, वालिया का जुगाड़ आ रहा है मैदान में। क्या बोल रहा हूँ, क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है। क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है। उल्टा देखो, डाइक्रोमेट आयन बेसिक मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। याद कैसे रखें, अरे यार तुम अनिरुद्ध वालिया का जुगाड़ भूल गए क्या, क्या आप जुगाड़ भूल गए हैं, क्या आपको ABCD आती है, क्या आपको ABCD आती है। सर बचपन से आती है, मैडम पढ़ाती थी हमें। अरे मैडम को याद मत करें, तुम तो बस ABCD बताओ, आती है बस तो काम ख़त्म। A से क्या, एसिडिक, B से क्या, भूल जाओ, B मतलब भूल जाओ, C क्या है, क्रोमेट।
सी क्या है? क्रोमेट। और डी क्या है? डाइक्रोमेट। ये क्या बात हुई? अरे रुको तो सही बता रहा हूँ। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। दिख गया जुगाड़? एबीसीडी ट्रिक, एबीसीडी ट्रिक देखो। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। देख लो नीचे रिएक्शन में, क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। उल्टा उल्टा बेसिक मीडियम में उल्टा करवा देना। अरे आप तो सीधा सीधा याद रखो ना यार, उल्टा फुल्टा काहे याद कर रहे हो? ठीक है सर। सर जो ये डाइक्रोमेट आयन है ना, इस कंपाउंड को देखकर मुझे कुछ अजीब अजीब सा फील हो रहा है। अरे क्या फील हो रहा है तुम बेशर्मो? सर यहाँ पर ये दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ क्यों है यार? सर ये बताओ। अच्छा बिल्कुल सही बोले हो सर। यहाँ पर इस पार्ट में रेजोनेंस है, इस पार्ट में रेजोनेंस है, इसलिए क्रोमियम ऑक्साइड की, क्रोमियम और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई है रेजोनेंस के कारण, और यहाँ कोई रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं हुई, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। यानी इंपॉर्टेंट बात कि डाइक्रोमेट आयंस में टू डिफरेंट, लिखो इस बात को, स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा। टू डिफरेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व्ड। दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व होंगी आपको किसके अंदर? डाइक्रोमेट आयन के अंदर। ड्यू टू आधे पार्ट में रेजोनेंस है। देखो इनमें तो ये वाली कितनी होगी? अरे इतनी होगी 163, ये वाली 163, ये 163, ये 163, बट ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये दोनों 179 वाली हैं। क्लियर है? अब सुनना, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा। FeCr2O4 को बोलते हैं क्रोमाइट ओर। क्या बोलते हैं? क्रोमाइट ओर। बोले तो FeO.Cr2O3 मिक्स्ड ओर है, ये ऑक्साइड है आयरन और क्रोमियम की। सबसे पहले इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एयर कन्वर्ट होता है सोडियम क्रोमेट प्लस Fe2O3 प्लस CO2। अब ये सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करवा देते हैं सोडियम डाइक्रोमेट में, और KCl से यानी K+ से कैटायन को रिप्लेस मार देते हैं। किया जाता है। सबसे पहले क्रोमाइट ओर को ट्रीट करवाया Na2CO3 के साथ इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सोडियम क्रोमेट आयन मिला, सोडियम क्रोमेट मिला। सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया, डाइक्रोमेट से K2Cr2O7 में कन्वर्ट कर लिया। क्या ये रिएक्शन अपनों ने देख ली है? क्या ये रिएक्शन अपनों ने देख ली है? अरे सर मस्त तरीके से याद भी हो गई है। अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन। आइए थोड़ा सा आगे चल रही हैं। दो रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगी, NCERT में नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। Cr2O7 में कोल्ड और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो CrO3 मिलता है। कलर याद रखना, ब्राइट ऑरेंज रेड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था CrO3 कैसा ऑक्साइड है। ऑक्साइड कैसा है कमेंट कर देना। ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक? खुले में कमेंट करना, डरना मत। आगे देखो, आगे देखो। नहीं पता तो भी सोच कर करना यार। CrO3 नहीं बताया तो भी सोच कर कमेंट तो करना, पता तो लगे कैसा कर पा रहे हैं। आगे देखो, हॉट एंड कंसनट्रेटेड में कन्वर्ट होता है Cr2SO4 होल थ्राइस। अब देखो अगली इंपॉर्टेंट, ये वाली भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NCERT में नहीं है। डाइक्रोमेट आयन परऑक्साइड की प्रेजेंस में CrO5 में कन्वर्ट होगा। CrO5 का स्ट्रक्चर देख लो, परऑक्सी लिंकेज रहती है, बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर है, क्रोमियम +6 में मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद कैसे रखें? अरे डाइक्रोमेट आयन में जब पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो पर ऑक्साइड वाला ही कंपाउंड बनाओगे ना, पर लग गए। ओके, यानी CrO5 बनाना है, जुगाड़ था ये, याद कर लेना। अगली चीज़, कुछ लोग को मान लो मुझसे कनेक्ट होना है, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो, आपको डाउट्स हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं और आप मुझे वहाँ पे अपनी क्वेरीज़ वगैरह पूछ सकते हैं। आईडी है anirudh.walia और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखी है ताकि आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं और आपके कोई भी डाउट्स हो, आपको बात करनी हो, मैसेज आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी वाया इंस्टाग्राम। अब एक बात सुनना, सच सच बताना, K2Cr2O7 कैसा ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? सर ये K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस तो अपना काम चल गया। इतना आपको पता है तो काम चल गया। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाली पार्टी को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करते हैं तो हम भी। देखो मैंने लिख दिया K2Cr2O7, ये रिड्यूस होता है Cr3+ में। यदि इसके अंदर मैं सबसे पहले इस ऑक्सलेट आयन डालूँ C2O4 2- यानी कार्बन +3 वाला, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट +4।
NO2 डालता, NO2 माइनस डालता तो क्रोमियम 3 प्लस प्लस NO3 माइनस, SO3 2 माइनस डालता तो SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता, I माइनस डालता तो I2 में कन्वर्ट हो जाता। देखो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, अभी तक मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन ही करवा रहा हूँ और ये सारी रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में चलती हैं। सोचो आयरन +2 वाला डाला होता तो किस में जाता? क्या वो आयरन +3 में जाता? क्या वो आयरन +3 में जाता? अब मैं एक दो लिख देता हूँ, कहोगे तो S2O3 2 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा S4O6 2 माइनस में। क्लियर है? ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की आपको मैंने प्रॉपर्टी दिखा दी है ताकि जब भी सवाल आए आप इसको गलत ना करें। आइए थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट की बात करने जा रहा हूँ। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और टेस्ट का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता क्या है? Cl- डाइक्रोमेट आयन के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके कंपाउंड देता है CrO2Cl2, नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। यही वो कंपाउंड है क्रोमाइल क्लोराइड, डीप रेड कलर का। डीप रेड वेपर्स मिलते हैं यहाँ पर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस क्रोमाइल क्लोराइड में बेसिक मीडियम में कंपाउंड कन्वर्ट होता है CrO4 2 माइनस, क्रोमेट आयन, कलर येलो, येलो नहीं येलो है। लेड 2 प्लस डाल देंगे तो लेड क्रोमेट बन जाएगा CrO4, अगेन इसका कलर भी येलो, प्रेसिपिटेट देता है ये PPT। क्लियर है? छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जो आपको दिमाग में भी रखनी है, काम भी आएंगी काफ़ी। अरे सर रख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम तो आगे चल रहे हैं। चलो तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक रिएक्शन और लिखवा देता हूँ यार, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में डाल लेना। ये सारे नोट्स आप प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करना ताकि एग्ज़ाम से पहले सारी रिएक्शंस देख के जाएँ, NCERT वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़े फिर, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ेंगे यार, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं। K2Cr2O7 कार्बन यानी चारकोल भी लिखा रह सकता है। चारकोल के साथ रिएक्शन करके Cr2O3 देता है प्लस K2CO3 प्लस CO। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब मेनली अपन जो बात करने वाले हैं पोटाशियम पर मैग्नेट आप लोगों के बीच हाजिर होता हुआ। सर आसान लग रहा है? अरे आसान है, क्यों डरते हो? ये इन्होंने क्या लिख दिया, पर मैग्नेटिक क्या लिख दिया, ये पर मैग्नेट है, 8 लिख दो बस, पर मैग्नेट। अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि K2Cr2O7 किससे प्रिपेयर होता है, क्रोमाइट ओर से, इसी तरह KMnO4 ऑब्टेन्ड होता है MnO2 से, जिसको बोलते हैं पायरोल्यूसाइट ओर। सबसे पहले तो आपको ये वाली चीज़ दिमाग में रखनी है, MnO2 इज पायरोल्यूसाइट, PYROLUSITE। पायरोल्यूसाइट को जब के बेसिक मीडियम में एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो कंपाउंड बनता है K2MnO4। और K2MnO4 का कलर कैसा है इसका, डार्क ग्रीन, जिसको हाईलाइट कर रखा है K2MnO4 डार्क ग्रीन। और इस डार्क ग्रीन कलर यानी MnO4 2 माइनस को एसिडिक मीडियम में लाते हैं तो MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन। ठीक है, अगली चीज़ देखो, commercially it is prepared by the alkaline oxidative fusion of MnO2 followed by electrolytic oxidation of manganate। अरे सर क्या बड़ा बड़ा फेंक दिए, अरे नहीं बहुत आसान है। रिएक्शन देखो, सबसे पहले MnO2 को फ्यूज़ करवाते हैं विद KOH और विद ऑक्सीडाइज विद एयर, और KMnO3 कन्वर्ट करवाएंगे MnO4 2 माइनस में मैंगनेट आयन में, फिर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवा दो इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, MnO4 माइनस बन जाता है। और यही इस लाइन में लिखा हुआ है जो मैंने दो रिएक्शंस की हेल्प से आपको दिखाया। दिख गया क्या? दिख गया। आइए अब बात करते हैं, सर ये क्या क्या है? अरे वो यार घबराते क्यों हो, एक है MnO4 2 माइनस और एक है MnO4 माइनस। MnO4 माइनस पर मैंगनेट आयन है पर्पल कलर का, और ये क्या है, टेट्राइडल मैंगनेट ग्रीन आयन। नाम कैसे याद रखें, अरे पर मैंगनेट, नाम में पर आ गया तो कंपाउंड में भी पर आ रहा है, पर्पल। दिख गया क्या? पर्पल दिख गया, बहुत ही शानदार। बस यही तो चीज़ सिखानी थी और आपको जान के आश्चर्य होगा इसके रिगार्डिंग जेईई मेंस 2020 सितंबर अटेम्प्ट में पूछा, ताज़ा पूछा, सितंबर अटेम्प्ट में पूछा है, ताज़ा बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से। तो अपने को भी ये वाली बातें
दिमाग में रखनी है। मैं आपको कुछ और बहुत बेहतरीन बताने चाह रहा हूँ, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना, 3 मीडियम है, एसिडिक मीडियम, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक मीडियम में अलग कन्वर्जन है, बेसिक में अलग और न्यूट्रल में अलग। क्या क्या? एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होगा? बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में, बेसिक में MnO4 2 माइनस में, और यहाँ न्यूट्रल में MnO2 में। एन फैक्टर बताओ, एन फैक्टर बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, फटाफट बोलो। +7 से +2 में गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। यहाँ पे +7 से +6 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और यहाँ +7 से +4 में गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। तो तीनों के एन फैक्टर रट लेना। एसिडिक मीडियम में 5 का एन फैक्टर, बेसिक में 1 का, न्यूट्रल में 3 का। इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन, KMnO4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। KMnO4 ऑल्सो एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये भी वही एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस क्या क्या दिखाएगा। आइए दिखाते हैं अब आपको, मैं डायरेक्ट लिख दूँ। देखो, KMnO4 तो कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 प्लस में, खुद का रिडक्शन कर लेगा, वही सारी चीज़ें। C2O4 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में, वही सारी चीज़ें लिखूँगा। नाइट्राइट आयन नाइट्रेट में, NO3 माइनस में। सल्फाइट आयन सल्फेट में, SO4 2 माइनस में। I माइनस I2 में, ओ लिख देते हैं। अरे मैं सुबह से शाम तक लिख सकता हूँ ये रिएक्शन, बट उतनी करेंगे जितनी इंपॉर्टेंट है। S2 माइनस S में, आयरन +2 +3 में, है ना। ये सारी चीज़ें अपनों को पता ही हैं। हाँ सर, ये वाली चीज़ तो अपने को पता है। ओ लिख लो, लिखनी है तो। अरे मैं कह रहा हूँ सुबह शाम तक लिख देंगे, बट टेंशन ना करो, आपको सीखनी है सारी चीज़ें, आप भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। H2O2 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? O2 के अंदर, ठीक है। ये तो चीज़ नॉर्मल है एकदम। बट अब मेंटोस ज़िंदगी देखो, मेंटोस ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट। KMnO4 में यदि I माइनस डालता हूँ तो IO3 माइनस में चला जाता है। अगेन ऑक्सीडाइज तो हो रहा है -1 से +5 में है। सर अभी तो आपने बोला I2 में जाता है। अरे चाचा ये एसिडिक मीडियम में बोला है, चाचा ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन है। चाचा याद रखना, जेई का पूछा हुआ सवाल है, बेसिक मीडियम में। चाचा याद रखोगे नहीं रखोगे? बेसिक मीडियम में MnO4 I माइनस को ऑक्सीडाइज करता है IO3 माइनस में। IO3 माइनस कंपाउंड बनाएगा, बेसिकली +5 में भेजता है। ये बात प्रीवियस ईयर जेई की पूछी हुई है, जो आपको याद भी रखनी है। घबराना मत, घबराना मत, याद रखना डायरेक्ट। घबराओगे तो कैसे काम चलेगा, आप इतने समझदार लोग हो। और इसी के साथ आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, हम लोगों ने डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। डी ब्लॉक की सारी रिएक्शंस मैंने आपको बता दी हैं। अब आते हैं एफ ब्लॉक पे। आसान है, थोड़ा सा समय और लूँगा, बस छोटा सा एक ग्रुप, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट और। ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 रहती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 सीरीज़ आती हैं, लेंथेनॉइड सीरीज़ और एक्टेनॉइड सीरीज़। टोटल 28 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये उनकी कन्फिग्रेशन है, आप कन्फिग्रेशन सिर्फ दिमाग में रखें। और जो सारी टेबल हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये दोनों जो हैं, यूरोपियम और गैलोडीनियम, ये प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं नीट और जेई में, तो आप इन तीनों को याद रख लें मेरे हिसाब से। हालांकि सारी कन्फिग्रेशन याद रख पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट इन 5 को तो आप ज़रूर याद रखते जाएँ, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी डायरेक्ट कन्फिग्रेशन ना पूछ ले, और अक्सर एक सवाल पूछ ही लेता है। नीट वाला थोड़ा सा ज़्यादा पूछता है, जेई वाला थोड़ा सा कम पूछता है, बट अपनों को तो पढ़ रहे हैं तो अपन सारा ही पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। अब देखो, इसकी कुछ बेसिक रिएक्शंस देख लो। केमिकल रिएक्शंस ऑफ लेंथेनॉइड्स, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +3। सर हम क्या ऐसा देख लें, ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो Ln2O3 बन रहा है, जैसे एल्यूमिनियम +3 में रहता है तो Al2O3 बनता है, तो इसी तरह Ln2O3, ठीक है। सल्फर के साथ बर्न करने पर Ln2S3, नाइट्रोजन के साथ बर्न करने पर LNN, दैट इज़ लेंथनम नाइट्राइड, जैसे ALN बनता है। कार्बन के साथ रिएक्शन करने पर कार्बाइड, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोक्साइड, जैसे AlOH होल थ्राइस बनाता, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट। हेलोजन्स के साथ जैसे AlCl3, इसी तरह LnX3। हाइड्रोजन के साथ एसिड्स के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस क्या करता है? लिबरेट करता है। आप एल्यूमिनियम ग्रुप 13 वाली फैमिली से इसको रिलेट करके सारी रिएक्शंस को उड़ा सकते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने एफ ब्लॉक भी
थोड़ा सा छोटा सा पार्ट रहता है, एफ ब्लॉक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता और हमने कंप्लीट कर लिया है। छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, जो बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर जैसे खतरनाक चैप्टर्स हैं, जो लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, उनकी वन शॉट वीडियोस मैंने बना रखी हैं, प्लीज़ आप उनको देख सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं देखी है। बहुत ही फेमस वीडियो है यूट्यूब पे मेरी, आप इन वीडियोस को देखें और आनंद उठाएं। पी ब्लॉक अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बताई हैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसी तरह रिवीजन हो जाएगा। पी ब्लॉक आप देख सकते हैं 30 मिनट्स में पूरा, सिर्फ 30 मिनट्स का कमाल है, आप उसको देखें और आनंद उठाएं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी पूरा पढ़ा रखा है, और बेहतरीन कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको बेहतरीन चीज़ें मिलती रहें और आपकी तैयारी बेस्ट रहे। और फिर भी कोई आपको डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई और चैप्टर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हालांकि बहुत सारे चैप्टर्स लगभग सब तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल, एवरीडे लाइफ, सब कुछ हो रखा है यार। आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, लेट से आपको पढ़ना हो पी ब्लॉक, तो आप क्या सर्च करेंगे? पी ब्लॉक बाय अनिरुद्ध वालिया। अब यूट्यूब को कैसे पता लगेगा आपका मन है अनिरुद्ध वालिया से पढ़ने का? तो आप लिख देना, आप लिख दो कि पी ब्लॉक बाय अनिरुद्ध वालिया, एस ब्लॉक बाय अनिरुद्ध वालिया, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है यदि वीडियो पसंद आई हो तो। टिल देन स्टे सेफ, फिर अपन अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और बेहतरीन कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।